दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मचान पर 49 दिन। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि ये लोग जंगल में कैंपिंग करने गए। कैंपिंग क्या, मचान पर रहने के लिए गए। एक पुराने मंदिर के अवशेष थे, वो देखने गए। वहीं पर इनको रात को लेपर्ड की आवाज़ आई तो सुबह उस तरफ गए ट्रैक करके। वहाँ पर भी एक छोटा सा मचान बनाया और वहाँ देखा कि एक फीमेल लेपर्ड अपने बच्चे के साथ रहती है गुफा में। तो इन्होंने बच्चे को पकड़ लिया, बच्चे को लेके अपनी कैंप साइट में आ गए। वहाँ देखा तो इनको एक रास्ते में एक नीलगाय भी मरी पड़ी मिली और उसके पास में ही एक लेपर्ड सो रहा था। मतलब उस दिन में इनको 3 बार लेपर्ड मिले, 3 अलग अलग लेपर्ड। अब उसके आगे का 12वां चैप्टर है। अब जब ये आश्रम लौट आए अगले दिन तो इनके मन में आने लगा कि बाबा जी चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं, मुक्ता भी चाहती है कि मैं यहीं रहूं, लेकिन मेरे दोस्त नहीं चाहते क्योंकि उनको तो मैंने बुलाया था इस ट्रिप के लिए और रवासन नदी के आसपास का जो जंगल था, वो जो वहाँ की सुंदरता थी वो हमें देखनी थी। तो एक ही जगह हम रुक नहीं सकते। फिर ये सोच रहे थे बाबा से कैसे बोलूं। बाबा यानी पंडित हरि शर्मा। अब इनके दोस्त जो हैं वो एहसान मानते हैं बाबा जी का और मुक्ता का कि उन्होंने मदद करी, हेल्प करी, बड़े प्यार से खाना खिलाया। लेकिन वो परमानेंट यहाँ रहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जैसे इनकी ट्रिप चल रही थी वो कंटिन्यू होती रहे। और जो ये ट्रिप थी जिसके लिए सारे लोग अपना अपना काम छोड़ के आए, अपनी छुट्टी लेके आए, वो थी रवासन की ट्रिप। तो वो अभी इनकम्प्लीट है। तो एक दिन उन्होंने हिम्मत करके मुक्ता से बोल दिया कि हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं क्योंकि रवासन यात्रा पे निकले थे। दोस्त भी चाहते हैं कि रवासन यात्रा कंप्लीट की जाए। तो मुक्ता बोली हाँ सही है, आपको करनी चाहिए कंप्लीट। सुना है रवासन नदी बड़ी सुंदर है, वहाँ शेर, भालू, तेंदुए, हाथी सब कुछ है, तो आपके मनपसंद जगह है, तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे। इनको बड़ा अफसोस हुआ, ये सोच रहे थे कि मुक्ता दुखी होगी, जाने नहीं देगी। फिर मन में थोड़ा संतोष भी हुआ, चलो जाने की परमिशन तो मिल गई और मुक्ता और पंडित जी को दुख भी नहीं होगा। अब इनका बहुत सारा सामान खत्म हो गया था। मचान बांधने के लिए कीले, फिटकरी, पानी साफ करने के लिए कैनवस जो भी घिस गए थे, टॉर्च की बैटरी, कपड़े धोने का साबुन, अचार, नमक, बेसन, दुनिया भर का सामान कम हो गया था। तो इन्होंने वीर सिंह को हरिद्वार भेज दिया था कि तुम जाके ये सामान ले आओ। बाकी राशन पानी इनके पास सफिशिएंट था। आगे जिस डायरेक्शन में इनको जाना था वहां पे एक लाल ढांग नाम की बस्ती आती थी, तो वहां से ज़्यादा सामान तो नहीं मिल सकता लेकिन राशन वगैरह वहां मिल जाता। तो बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चलने की जरूरत नहीं थी। अब सामान भी एक दिन पहले ही बांध लिया था तो अगले दिन सुबह ये पहुंच गए नहाने के लिए। हालांकि ठंड बहुत थी लेकिन नहाना तो था ही। नहाए, उसके बाद में फिर ये पूजा वगैरह करके बाबा जी की धूनी के पास पहुंच गए जहां पंडित हरि शर्मा बैठे थे। मुक्ता ने उनको पहले ही बता दिया था कि हम लोग जा रहे हैं, तो अपने आप ही बोले अच्छा जा रहे हो, हमारी बात रखी नहीं तुमने। देखा तो बाबा के चेहरे पे एक सफेदी सी छाई हो, बड़े उदास से लग रहे हैं और बोले कि ऐसा लग रहा था कि आकाश में देख के कहीं बात कर रहे हैं कि बोले इस आश्रम का क्या होगा, मुक्ता का क्या होगा। लेकिन बोले चलो तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन जब वापस आओगे ना तो यहाँ होते हुए जाना, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी क्या वो बातें अभी नहीं की जा सकती। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी उनके कहने का समय नहीं आया, जब तुम लौटोगे तभी कहूंगा। अब सारे लोग चुप हो गए और बाबा के सबने पैर छुए और वहां से चल पड़े। अब ये देख रहे थे मुक्ता नहीं दिख रही, मुक्ता से मिलना चाहते थे तो नहीं दिखी, तो उसके कमरे में ही चले गए। देखा तो वो सूटकेस में सामान जमा रही है और वहीं पे एक भारी बिस्तर बंद टाइप का था, होल डाल जो था। तो उन्होंने कहा कपड़े क्यों जमा रही हो, किसके जमा रही हो और इतना भारी बिस्तर किसका है। तो बोली मेरा ही है। बोले क्यों। तो बोले आप ही तो कह रहे थे कि रवासन के शायद रवासन नदी के पास में सर्दी बहुत पड़ती है, तो इस बिस्तर के बिना सोऊंगी कैसे मैं। तो ये बोले तुम क्या साथ जा रही हो। बोले हाँ मैं आपके साथ जा रही हूँ। तो ये बोले कहीं सपना तो नहीं देख रही तुम। तो ये बोले भैया वहां पे कमरे वमरे नहीं है, पूरा 1 महीना मचान पे रहना है। तो ये बोली 4 दिन में पांडुवाला में मचान पे रह चुकी हूँ और मैं शहर की लड़की नहीं हूँ जो मुझे सुख सुविधा की आदत है, पूरी जिंदगी जंगल में ही गुजारी है। और अपने दरबान प्रभु सिंह को बोली कि ये सामान उठा ले जाओ और बैलगाड़ी पे रख दो। तो बोले पिताजी, बोले पिताजी मना नहीं करेंगे। और बोले उनकी सेवा। तो बोली अगर उनकी सेवा की इतनी ही चिंता है तो आप क्यों नहीं रुक जाते, उनकी इच्छा तो आपसे भी छिपी नहीं है। तो बोला अच्छा मैं यहाँ रुक जाऊं, अपने साथियों को अकेले जाने दूं। तो बोलती है आपके साथी क्या छोटे बच्चे हैं जो अकेले जाने में भटक जाएंगे। तो वो बोले कि वो जहाँ जाना चाहते हैं वहां मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा भी मन है वहां जाने का। तो बोले इसीलिए तो मैं आपके साथ चल रही हूँ कि आपको उस यात्रा से मैं रोकना नहीं चाहती। और फिर वो अपने कैनवस शूज पहनने लगी। तो ये बोले मुक्ता मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, वहां पे बड़ा हार्ड लाइफ है। तो एकदम से रोने लगी, बोली इस जन्म में आप इतने कठोर कैसे बन गए हो।
और फिर उसने इनके पैर छुए, इन्होंने सौभाग्यवती बहू का आशीर्वाद दिया और जल्दी से वहां से निकल गए। अब ये लाल ढांग और रवासन तक के जो सफर था उसमें बैलगाड़ी के साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि बैलगाड़ी में खाने पीने का बहुत सामान रखा था और हाथियों का पूरा इलाका था और हाथियों की सूंघने की शक्ति तो सारे जानते हैं, उन्हें जहां खाने की स्मेल आती वो आ जाते। सबके हाथ में मशाल थी और सरसों के तेल से सबने भिगाई हुई थी। माचिस सबके पास थी। जैसे ही हाथी दिखते सबने एक माचिस की तीली लगानी थी और सबके पास जलती हुई मशालें तैयार हो जाती। अब इन्होंने वहां की जितनी वेजिटेशन है उसका वर्णन किया है कि कैसे कैसे पेड़ है, कैसे कैसे फूल है और चारों तरफ बेर लगे हैं, जंगली बेर। लेकिन अब उनको खाने में मजा नहीं आता, क्योंकि मुक्ता के आश्रम में वीर सिंह और शंभू ने ऐसे बहुत सारे बेर इकट्ठे कर लिए थे, उनको कूट के चूरन बना लिया था और उसमें बहुत सारे मिर्च मसाले डाल दिए थे, तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता था। वो अभी भी इनके साथ पाउडर है, तो जब भी बेर खाने का मन करता है उसको खा लेते हैं। करीब 2 मील आगे बढ़े तो वन गुजरों का एक डेरा मिला और वहां देखा कि उन्होंने अपना जो डेरा है करीब 30 फीट की ऊंचाई पर बनाया। पता चला कि हाथियों की वजह से ही ज्यादा ऊंचाई पर बनाया है। इन्होंने अपने राशन पानी और कैंप को बचाने के लिए कि हाथी ना आ जाए, हालांकि अपनी भैंसों को नीचे ही बांधते थे, उनके चारों तरफ कटीली झाड़ियां लगा देते थे। वो हाथियों के लिए नहीं, बाघ के लिए, टाइगर के लिए, क्योंकि पता चला कि वो किसी भैंस पे हाथ साफ कर दे। हालांकि जो शहर की भैंस होती है और जंगल में रहने वाली भैंस, बहुत फर्क होता है। जंगल में रहने वाली भैंस ज्यादा निडर होती हैं और वो इकट्ठे झुंड में टाइगर पर भी अटैक कर देती है। वन गुजरों ने पहले तो इनकी उपेक्षा करी, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे इनकी तरफ, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि शेखर डॉक्टर है तो अपने अंदर से एक लड़की को निकाल के ले आए। बोले इसकी तबीयत खराब है डॉक्टर साहब, एक बार इसको देख लीजिए। अब इन्होंने कहा देखो आदमी कैसे रंग बदलता है। 2 मिनट पहले जो भाव नहीं दे रहे थे, डॉक्टर जानते ही कैसे उन्होंने रंग बदल लिया। अब जो लड़की देखी तो वो जवान लड़की थी, सुंदर थी, और अगर बीमार ना होती तो काफी अच्छी सुंदर लगती। लेकिन इस वक्त जो उसको इन्फेक्शन था स्टमक का, उससे बहुत ही ढीली लग रही थी। तो शेखर ने पूछा पानी कहाँ का पीती हो, तो उन्होंने दिखा दिया वो एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम, उसमें अभी भी काफी सारे मच्छर भिनभिना रहे थे, साफ सुथरी नहीं थी, मतलब वहीं से इन्फेक्शन हुआ था। तो उन्होंने पूछा इस पानी को उबालते हो कि ऐसे ही पी लेते हो? तो वो जो लड़की थी उसका हस्बैंड था पास में, बोला उबालते तो नहीं है साहब। तो लाल दवाई का एक पैकेट निकाला, लाल दवाई मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, तो उससे पानी भी साफ हो जाता था, डाल के एक चुटकी डालने से। घाव पे लगा लो तो घाव भी साफ हो जाते थे। पहले के जमाने में दवाई मानी जाती थी और लाल दवाई बोलते थे इसको। तो इन्होंने वो दवाई दी, बोले कि जब पानी पीना तो पहले उबालना, थोड़ा सा एक चुटकी ये मिला देना तो पानी साफ हो जाएगा। तो वो बोले समझ गए साहब। लेकिन इनको लग रहा था कि लाल दवाई पे इनको गुजरों को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि हम लोग भी तो वही पानी पीते हैं, फिर ये लड़की ही क्यों बीमार हुई, बाकी लोग क्यों नहीं बीमार हुए। तो इन्होंने एक एमेटिन का इंजेक्शन लगा दिया और 7 दिन के खाने की दवाई दे दी, क्योंकि दवाई पे उनको भरोसा होता। अब ये 4 मील और चले तो सामने लाल ढांग की बस्ती दिखने लगी और रवासन नदी के किनारे पे थी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नदी के वेस्टर्न पार्ट में एक कारखाना है, कत्था बनाने का कारखाना, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, क्योंकि साल के सिर्फ 6 महीने ही ये कारखाना चलता है। तो वैसे तो जब 6 महीने बाद कारखाना बंद होता है तो वो सारे झोपड़ियां वगैरह वहां से हटा लेते हैं, पूरा जंगल बन जाता है। लेकिन कभी अगर 1 आध साल नहीं हटाया उन्होंने तो जंगली हाथियों ने तोड़ दिया, डियर वगैरह रात को उसमें रुकने लगे और उनके चलते तेंदुआ और टाइगर भी वहां आने लगा, तो वो जगह कुछ ज्यादा ही भयंकर बन गई। सांप में अजगर वगैरह, धामन वगैरह भी वहां छुपने लगे थे। लेकिन अभी वो कारखाना चल रहा था तो वहां पे मजदूर वगैरह घूमते नजर आ रहे थे और चहल पहल थी। तो जो कत्था बनाने के लिए खैर का पेड़ होता है, जो हमारा रिजॉर्ट है जंगली रिजॉर्ट, उसके टॉप पे एक खैर का पेड़ लगा है हमारी लैंड पे। तो वो काले रंग के, देखने में काले रंग की लकड़ी दिखती है, अंदर से देखोगे उसकी ऊपर की छाल हटा के तो लाल होती है। इवन बचपन में हम लोग को मिलती थी खैर की लकड़ी जंगल में, जब घूमते थे दोस्तों साथ में, तो लकड़ी को मुंह में रख लो केवल ऐसे ही और चूसते रहो तो मुंह लाल हो जाता था हल्का हल्का। तो इसका प्रोसेस जो ठेकेदार ने समझाया कि लकड़ी को पहले लाते हैं, कुल्हाड़ी से बहुत ही बारीक बारीक टुकड़े काट लेते हैं। अब अलग अलग आग जल रही होती है तो उस लकड़ी को स्टोर में इकट्ठा कर लेते हैं। अलग अलग बड़े बड़े बर्तनों में पानी उबल रहा होता है, पहले बर्तन में डालते हैं तो ये करते हैं कि उसका पूरा निचोड़ इसमें आ जाए पानी में, केवल लकड़ी लकड़ी बचे, उसका पूरा रस इसमें आ जाए। फिर उसको दूसरे में उबालते हैं, तीसरे में उबालते हैं, चौथे उस बर्तन को आगे ट्रांसफर करते रहते हैं। करते 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 वो एकदम गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि वो पानी तो वेपराइज होता रहता है अंदर उसका,
कत्था बचता रहता है। धीरे धीरे जब वो बच जाता है, वही कत्था होता है, उसको ऐसे जमा लिया जाता है और इसी को पान में डाल के खाते हैं। रवासा नदी गहरी नहीं है, उसको आप पैदल क्रॉस कर सकते हो। जैसे ही उसको आप क्रॉस करते हो, सहारनपुर के राजा की कोठी मिलती है। उस कोठी के आसपास बाग है बहुत बड़ा और उसके पीछे ही बस्ती है। आज ये बस्ती उजड़ी हुई है, 1000 लोगों से ज्यादा की पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन एक टाइम पे इसका जलवा देखते बनता था। यहाँ पे मुगलों और मराठों के युद्ध भी हुए थे और इसके चारों तरफ एक दीवार थी जो गिर गई है। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी। एक टाइम पे हेमकुंड साहब और बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए भी एक रूट आता था यहाँ से, तो लोग यहाँ पे नाइट हॉल्ट करते थे। आज की डेट में इतना ज्यादा वेल मेंटेन नहीं है। यहाँ पे कुछ राशन की दुकानें हैं, 1-2 कपड़े की, 1-2 बढ़ई लोहार की दुकानें हैं और कुछ नहीं है। एक छोटा सा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस थाने की वजह से यहाँ की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ का प्राचीन मंदिर, जिसमें त्रिमुखी मूर्ति है, जिसको कि पांडुवाला के जो अवशेष थे जहाँ ये कल गए थे, वहां से लाया गया है। अब इसके आगे जाने के लिए बैलगाड़ी के लिए रास्ता नहीं है और इनको जहां रुकना था वो जगह करीब 10 मील दूर है। एक मदान नाम का गांव है, उस जगह के पास इनको जाना था। तो इन्होंने सामान ढोने के लिए टट्टुओं का यानी खच्चरों का इंतजाम कर लिया था। रात इन्होंने जो गांव के प्रधान है चौधरी मुरली सिंह जी, बहुत ही सज्जन आदमी है, उनके घर में नाइट होल्ड किया। उन्होंने ना सिर्फ इनको रात रुकाया बल्कि इनका जो गाड़ी वाहन है और बैल वगैरह के रुकने के लिए 1 महीने का इंतजाम कर दिया। अब क्योंकि खच्चर वालों ने बोल दिया था कि भाई सुबह सुबह निकलेंगे क्योंकि उनको वापस लौटना है, तो सुबह सुबह वीर सिंह और शंभू को टट्टुओं के साथ में रवाना कर दिया सामान लेके। थोड़ी दूर तक कच्चा रास्ता काफी चौड़ा था, उसको ये लाल ढांग का राजपथ बोल सकते थे, लेकिन ये ज्यादा दूर तक नहीं था। मंदिर तक पहुंचने के बाद ये रास्ता खत्म हो जाता था। अब ये चलते गए आगे जाके अल्टीमेटली इनको नदी के किनारे किनारे, नदी के तल जो किनारा था उस पर ही चलना पड़ा, क्योंकि वहां पे रास्ता समझ में आ रहा था। अब इनको लगा दुनिया से एकदम कट गए, क्योंकि नदी के किनारे किनारे चल रहे थे, दुनिया कहीं दिख नहीं रही थी। अच्छा, नदी के किनारे भी किसी जानवर की भी आवाज नहीं, किसी पक्षी की भी आवाज नहीं, केवल नदी के पानी की आवाज आ रही थी। तो हाथी घाटी से जो लाल ढांग का जंगल थे वहां तक कोई पतझड़ का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब ये जहां चल रहे थे यहाँ पे पतझड़ दिखने लगा था। अब पूरा नजारा बदल चुका था। पतझड़ था तो जहां पहले वाले जंगल में फूल गिरते थे सिर पे, अब पत्ते गिर रहे थे सूखे हुए। बर्ड्स के बोलने का तरीका बदल गया था, क्योंकि बर्ड्स का नेचर बदल गया था। स्मेल, जो जंगल में की स्मेल आती है वो भी बदल गई थी। अब पानी भी उतना टेस्टी नहीं था, क्योंकि अब जो पत्ते पानी में गिरते थे वो सड़ जाते थे, थोड़ा कसैला पानी हो जाता था। पहले पानी कितना साफ सुथरा मिल रहा था हाथी घाटी में। लेकिन ये भी एक जंगल का रूप था और इनको जंगल पसंद थे, तो इनको ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जो हवा चल रही थी उससे साए साए की आवाज हो रही थी। अचानक मौसम बदल गया। अभी तक बिल्कुल बारिश का नामो निशान नहीं था, लेकिन एकदम से काली घटाएं छाने लगी और जो जहां जहां इनको पहाड़ दिख रहे थे वो बादलों से ढकने लगे और लगने लगा कि जोरदार बारिश आएगी। अब इनको लगा कि हम जो नदी के किनारे चल रहे हैं यहाँ तो अच्छे खासे भीग जाएंगे, लेकिन जो नदी के किनारे थे वो 10-10 फीट ऊपर थे। तो इनको एक जगह रास्ता दिख गया जहां से जानवर उतरा करते होंगे, वहां से जल्दी भाग भाग के चढ़े और एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिख गया। तो उन्होंने कहा इसके नीचे पानी से थोड़ा बचेंगे। भागते भागते जब पहुंचे तो मोटी मोटी बूंदें इनके शरीर पर पड़ने लगी थी। अब बारिश बहुत जबरदस्त हो रही थी, पीपल के जो पत्ते थे वो भी रोक नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं से पानी गिर रहा था और ये पूरे भीग रहे थे। इनको लग रहा था कहीं से कोई गुफा मिल जाती, उसमें शरण ले लेते, बच जाते, लेकिन कोई गुफा मिल ही नहीं थी। पेड़ के नीचे ही खड़े रहना था और भीगना था। अब इन्होंने जो स्वेटर पहने थे वो भी भीग रहे थे। अब इन्होंने कहा स्वेटर भीग जाएंगे तो और ही कहानी खराब हो जाएगी और ठंड लगेगी। तो उन्होंने कंबल के अंदर सारे स्वेटर बांधे और पेड़ पे ऐसी जगह रख दिया जहां पे बारिश आने की चांसेस नहीं थी, वो थोड़ा शेड था वहां पे। खाली शर्ट पहन के भीगने लगे कि भाई बाद में तो स्वेटर पहन लेंगे जब बारिश रुकेगी। अब ठंड में भीग गए थे, दांत किटकिटा रहे थे सबके। अब पीछे दूर से भारी भारी कदमों की आवाज आने लगी। ये समझ गए लो भाई गरीबी में आटा गीला, या ये कहावत सही नहीं है, सही है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कि एक तो वैसे ही परेशान थे, अब ये हाथी आ रहे हैं, डबल परेशानी, क्योंकि वो भी बारिश से भागते भागते कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहां उनको शेड मिल जाए। अब इन्होंने शिशिर से बोला भाई चढ़ क्यों नहीं रहे ऊपर? वो बोला चढ़ूं कैसे, पूरा तो स्लिप मार रहा है पीपल का पेड़। जैसे तैसे करके शिशिर और आनंद तो ऊपर चढ़ गए, उतनी देर में हाथी दिखाई देने शुरू हुए। अब ये चढ़ नहीं सकते थे, घबराहट में और नहीं चढ़ पा रहे थे, तो ये जल्दी से भागे नदी की तरफ, क्योंकि नदी 10 फीट नीचे थी।
हाथी को उतरने में टाइम लगता। अब शाम ने एक जड़ ढूंढ ली, क्योंकि नदी में भी स्लिप मार रहे थे, तो जड़ पकड़ पकड़ के ये नदी में नीचे उतर गए। अब इन्होंने देखा कि हाथी बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं, लेकिन तभी शाम ने बोला कि रुको, अभी नीचे मत उतरो, जड़ पकड़ के बीच में ही खड़े रहो। इन्होंने कहा क्यों? बोले देख रहे हो ना, हाथी का कुछ हाथी नीचे उस ढलान से ही उतर रहे हैं जिससे हम चढ़े थे। तो उन्होंने कहा जब ये नीचे उतर रहे हैं, चलो हम पीपल के पेड़ पे चलते हैं। बोले नहीं, एक हाथी पीपल के पेड़ के नीचे भी खड़ा है। अब ये बीच में फंसे थे। ये बोले ना उधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अब शाम ने कहा मशाल जलानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा मशाल तो पीपल के पेड़ के नीचे ही रखी है, वहां तो हाथी खड़ा है। तो अब ये बोले भाई क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही कैसे भी। तो उन्होंने कहा भाई कैसे जलेगी, नहीं जलाना तो पड़ेगा ही, कोई चारा नहीं है। तभी इनकी निगाह पड़ गई हाथी पे। हाथियों ने भाप लिया था कि ये यहाँ पे खड़े हैं। इन्होंने कहा भाई जल्दी ऊपर चलो, हाथी ने देख लिया है, अब वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं नदी में। अब जैसे ये ऊपर चढ़े झटके के साथ, तो जो पीपल के नीचे खड़ा हुआ हाथी था उसकी निगाह पड़ गई, वो भी इधर आने लगा। अब इधर से भी हाथी आ रहे हैं कई सारे, ऊपर से एक आ रहा है। तभी इनके इसने शाम ने बोला जल्दी से बिगुल बजाओ। तो उन्होंने कहा अरे वो तो ध्यान ही नहीं है, कंधे में टंगा हुआ बिगुल। तो उन्होंने बिगुल बजाया। तो जैसे ही बिगुल बजाया, हाथी एकदम से रुक गया। पूरे में आवाज गूंज गई बड़े से ट्रेन के हॉर्न की तरह से। और फिर थोड़ी देर खड़ा हुआ और एकदम से पीछे की तरफ लौट गया। जैसे वो घूम के लौटा, पास में एक दूसरा पेड़ था, उसका नाम इन्होंने दिया खट्टी का पेड़। तो ये जल्दी से दोनों गए और उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब इन्होंने कहा हमारे बाकी साथी कहाँ है, क्योंकि दो ये थे दो वो थे, बाकी साथी रह गए। तो उन्होंने कहा वो तो नदी में उतर गए थे। तो इन्होंने शाम को छोड़ा, खुद अकेले उतर गए नीचे नदी की तरफ जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा हाथी बड़ा खतरनाक होता है और छुप के खड़ा होकर सारी चालाकी करके अटैक करता है। और पता नहीं क्यों उसकी दुश्मनी सिर्फ आदमियों से है। डियर वगैरह ये दुनिया भर के जानवर उसको दिखते रहते हैं, उनको कुछ नहीं बोलता। अब इन्होंने देखा तो वो चार हाथी जो नीचे थे वो दिख नहीं रहे थे। तो उनके डर से ये अपने दोस्तों को बुला नहीं रहे थे, क्योंकि अगर दोस्तों को बुलाते तो हाथी आ जाते। तो धीरे धीरे चल रहे थे, एक छोटी सी गुफा दिखी वहां पे, और गुफा के बाहर एक सांप मरा सा पड़ा था, लेकिन इनको लगा क्या पता वो जिंदा हो। तभी इनको एक सिर निकलता हुआ दिखा गुफा से, तो वो था इनका दोस्त। तो इन्होंने चिल्लाया कुमार। तब देखा तो उनके बाकी दोस्त भी बाहर निकल आए। तो उन्होंने कहा तुम इस छोटी सी गुफा में तीनों कैसे घुस गए? बोले घुसना ही पड़ा भाई, हाथियों से कैसे बचते। लेकिन बोले अगर हाथी घेर लेते तो ये गुफा तुम तीनों को बचा नहीं पाती। बोले हाँ, जैसे फिर ये सांप मरा पड़ा है ऐसे ही हम भी मरे पड़े होते। तो बोले ये सांप कैसे मरा? बोले जब हम हाथियों से बच के गुफा में भाग रहे थे, तो अंदर से ये निकल आया, तो फिर पत्थर मारे तो उससे मर गया। अब उसके बाद में इन्होंने कहा भाई श्याम कहाँ है? वो भी तुम्हारे साथ था। बोले वो चमगादड़ की तरह खट्टी के पेड़ पे टंगा हुआ है, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। अब जिस पेड़ पे ये छोड़ के आए थे वो अच्छा पेड़ था, स्ट्रांग था, उसमें कोई खतरा नहीं था। लेकिन देखा तो वो हाथी लौट आया था जो बिगुल से भागा था, उसी पेड़ के नीचे खड़ा है और उसकी डालियां तोड़ रहा है। श्याम इतने ऊपर बैठा है कि वहां तक उस हाथी की सूंड नहीं पहुंच रही है। अब इनको लगा कि ये हाथी लौटा कैसे, ये तो बिगुल से भागा था। इनको लगा हो ना हो ये पक्का कुछ खुराफात करी है श्याम ने, क्योंकि ये गुलेल बहुत मारता है हाथियों को। क्या पता इसने गुलेल मार दी और वो उसके चलते बदला लेने के लिए वापस आ गया। अब इन्होंने सोचा कि श्याम को बचाना बहुत जरूरी है, श्याम का कहीं पेड़ ही ना गिरा दे हाथी। फिर इन्होंने कहा श्याम तो फिर भी पेड़ पे बैठा है, हम लोग तो हाथी से 40-50 फीट की दूरी पर जमीन पे खड़े हैं, तो पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ेगी। अब इनके मन में आया कि दोबारा बिगुल बजाए, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि अभी अभी बजाया था, एक बार यूज किया था, कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए कि वो बिदक जाए और कुछ करने लगे। तो उन्होंने कहा बिगुल को अभी रहने देते हैं, कुछ दूसरा ही उपाय करते हैं। अब इनको लगा धनुष से उसको मारना चाहिए, लेकिन वो धनुष तो इनके पास था ही नहीं। वो जो अपने स्वेटर इन्होंने पीपल के पेड़ में कंबल में लपेट के छिपाए थे, तो धनुष भी उसके साथ रख दिया था। हालांकि पीपल का पेड़ दिख रहा था, लेकिन वहां तक जाने में एकदम ओपन रास्ता था, हाथी इनको देख लेता। अब ये लंबा सा रूट लेके जमीन पे लेटते लेटते कोहनी के बल रेंगते हुए गए, सामान भी उतारा, और वो दोस्त जो दो पेड़ पे थे, आनंद और शिशिर, वो भी साथ में आ गए। ये वापस सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए। अब हाथी अपने लंबे लंबे दांतों से उसकी पेड़ की जड़ को खोदने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने कहा सुना तो बहुत था कि गेंडा, हाथी, इस तरह से सुअर जड़ खोदने की कोशिश करते, लेकिन हाथी के दांत तो 3 फीट से लेकर 9 फीट तक होते हैं, वो तो पेड़ की जड़ खोद ही देगा। अब हाथी बार बार अपने दांत डाल रहा था, फिर निकालता था, साथ में मिट्टी बाहर निकलती थी। थोड़ी देर थक के आराम करता था, फिर दोबारा खोदने लगता था। अब इनको डर लग रहा था कि जब ऐसे पूरी मिट्टी खोद देगा तो फिर माथे की टक्कर मारेगा और पेड़ गिर जाएगा। अब इन्होंने एक तीर निकाला और धनुष में चढ़ाया और एम पे ले लिया हाथी को। अब इन्होंने कैमरा विपिन के हाथ में दिया कि इसमें फिल्म चढ़ी हुई है, जल्दी जल्दी हाथी के 2-3 फोटो ले लो। तो ये जो फोटो आप साइड में देख रहे हो, ये उसी टाइम का फोटो है। हाथी खड़ा है, उसमें तीर से निशाना लेके श्रीनिधि खड़े हुए हैं।
अब जब इन्होंने तीर खींचा तभी इनको शटर की आवाज आई, क्लिक, फोटो खींचने की, और इन्होंने तीर छोड़ा, वो हाथी के पैर में गड़ गया। अब जैसे ही हाथी के पैर में तीर लगा वो एकदम से उछल के घूमा इस तरफ को, और जैसे पूछ रहा हो किसने मारा है तीर। किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मनी मन ऐसा बोल के कि अच्छा बेटा देख लूंगा, कहता हुआ जंगल की तरफ भाग निकला। अब वो बाण गड़ा हुआ था तो उसको टकरा रहा था, तो एक जगह आगे रुका, सूंड से उसको खींचा, तीर बाहर निकल आया, फिर आगे भागा। जैसे ही हाथी भागा, श्याम पेड़ से नीचे उतरा और इनके पास आ गया। उसके गले में गुलेल लटक रही थी, पॉकेट में कंचे हमेशा पड़े ही रहते थे। तो बोले जब हाथी भाग गया था तुम्हारे पास कैसे आया भैया? बोला आया नहीं, मैंने बुलाया गुलेल मार के। तो बोले मतलब तुमने जबरदस्ती उसको? बोले हाँ, जब वो पेड़ के नीचे से निकल रहा था तो मैंने उसको गुलेल मारी थी। तो बोले क्यों मारी? बोला वरना तुम कैसे देख पाते कि वो हाथी जड़ कैसे खोदता है, कैसे तुमको उसको तीर मारने का मौका मिलता? तुमको ये सारे मौके मिले इसलिए मैंने गुलेल मारी। पहले भी गुलेल मारी थी जब वो 5 हाथी थे स्टार्टिंग में, दोबारा भी गुलेल मारी। मैं तो ट्रैकिंग पे जाऊं तो श्याम जैसे आदमी को लेके कभी ना जाऊं। अब श्रीनिधि बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि जानवर प्लानिंग नहीं कर सकते वो गलत होते हैं। जानवर बहुत तगड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, और जैसे यहाँ हाथी प्लानिंग करके गड्ढा खोद के पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहा था, और इसी तरह से जिस हाथी को उन्होंने बाण मारा था ये समझ रहे थे वो भाग गया, लेकिन वो भागा नहीं था, आगे जाके छुप गया था और बदला लेने की तैयारी कर रहा था। अब वो एक लंबा राउंड लेके डायरेक्शन चेंज करके आया, झाड़ियों में छुप गया और इनके धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा था बिना आहट किए। उसका टारगेट था कम से कम 2-3 लोगों को कुचल दे। लेकिन ये भी जंगल में घूमने वाले एक्सपर्ट लोग थे। ये जहां जमीन पे बैठे थे गोल घेरा बना के बैठे थे। गोल घेरा बना के बैठने से क्या होता है, कभी भी पीठ नहीं होती किसी की, क्योंकि जिस तरफ आपके साथी की पीठ होती है वहां आपकी आंखें होती है। तो चारों तरफ निगाह रहती है जब गोल घेरे में बैठ के बातचीत करते हैं। उससे ये बच गए। अब जिस तरफ से हाथी आ रहा था, श्रीनिधि और शेखर उस तरफ पीठ करके बैठे थे, लेकिन कुमार और आनंद का मुंह उस तरफ था। उनको हल्का हल्का घास के ऊपर से सिर नजर आ गया हाथी का, और धक्के से झाड़ियां हिल रही थी। तो एकदम से कुमार ने बातचीत बंद कर दी, उधर देखने लगा। तो श्रीनिधि ने पूछा क्या देख रहे हो उस साइड? वो एकदम से बोला हाथी, और एकदम से खड़ा हो गया। ये सारे के सारे खड़े हो गए, और एकदम से इनको लगा तूफान आ गया। एकदम झटके के साथ हाथी तेजी से इनकी तरफ भागा। अब वो तो तेज आ रहा था कि ना तो निशाना लगाने का टाइम था, ना ही बाढ़ चलाने का टाइम था। सारे लोग भागे नदी की तरफ, और 10-10 फुट की जो दीवार थी, नीचे रेत थी, कूद गए। हाथी की आई साइट उतनी स्ट्रांग नहीं होती, सूंघने की पावर स्ट्रांग होती है, लेकिन उसकी आंखें इतनी कमजोर भी नहीं होती कि वो अपने दुश्मन का पीछा ना कर सके। उसने देख लिया था लोग कहाँ भाग रहे हैं, तो वो कूद तो सकता नहीं था। वो उस ढलान की तरफ भागने लगा जहां से वो पहले चढ़ा था या उतरा था। लेकिन ये बहुत तेजी से भागते रहे और उस गुफा तक पहुंच गए जहां पे सांप मरा पड़ा था और जहां ये 2-3 लोग छुपे थे। अब ये सारे के सारे गुफा में घुस गए, लेकिन हाथी ने भी इनको देख लिया था। वो भी इसी तरफ आ रहा था। उसके भारी कदमों की आहट आ रही थी, कान फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी, और देखते ही देखते गुफा के दरवाजे पे हाथी आके खड़ा हो गया। अब गुफा में वैसे ही इनको सफोकेशन हो रहा था। गुफा का जो छोटा सा दरवाजा था उससे हवा आ रही थी, अब उसके सामने हाथी आके खड़ा हो गया। हवा आनी और बंद हो गई। इनको लगा आज सफोकेशन से ही मर जाएंगे, लेकिन तभी देखा कि अचानक वो हाथी वहां से हटा चला गया। थोड़ी देर में जब बाहर निकलने की हिम्मत हुई, देखा, इन्हें कहा चमत्कार कैसे हो गया। तो देखा कि एक खच्चर वाला बोरियां रख के हाँकता चला जा रहा है, उसकी आहट हो रही थी, और उसके साथ में दूसरे खच्चर भी चले जा रहे हैं। अभी समझ गए जो उस खच्चर के ऊपर बोरियां लदी हुई है, हाथी उनको लूटने के लिए है। तो हाथी को उनमें ज्यादा लालच आया क्योंकि उसमें खाने को मिलता है, तो इनको छोड़ के बोरियों की तरफ चला गया है। अब इन्होंने कहा कि पहले खच्चर वाले की मदद करें, फिर इनको लगा कि अभी ये खुद ही बच नहीं पा रहे। इन्होंने कहा पहले ढंग से छिप जाए, फिर उसकी मदद करें। अब ये पास में कुछ झाड़ियां थी, उसमें छिप के देखने लगे कि हाथी कहाँ गया है। अब देखा तो खच्चर वाला पहले ही भाग लिया था, और खच्चर भी जो है बोरी गिरा के भाग लिए थे, और हाथी जी बड़े आराम से उन बोरियों का राशन खा रहे थे। अब इन्होंने कहा हाथी को ज्यादा देर देखना ठीक नहीं है, कि जब तक इसका ध्यान डाइवर्टेड है उतनी देर में निकल लो। पता चला कि हमारा सामान भीग गया तो फिर लाल ढांग आना पड़ेगा सामान खरीदने के लिए। तो ये फिर अपने स्वेटर वगैरह लाद कर आगे चल पड़े। दोस्तों अभी हमने 12वां और 13वां पार्ट कंप्लीट किया, कल 14वां पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।